प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम ऑब्जर्वेशन या अवलोकन के विविध पक्षों के बारे में बात कर रहे हैं और पिछली वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि जो ऑब्जर्वेशन है उसके कौन कौन से कितने प्रकार होते हैं। उसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत अवलोकन है, व्यक्तिगत अवलोकन के भी दो रूप हैं, जैसा कि हमने देखा, एक नियंत्रित अवलोकन और दूसरा अनियंत्रित अवलोकन। आज हम विस्तार से अनियंत्रित अवलोकन और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में बात करेंगे। जो हम जानते हैं कि अनियंत्रित अवलोकन में, जो कि व्यक्तिगत अवलोकन का एक प्रकार है, इसमें अवलोकनकर्ता व्यक्तिगत स्तर पर किसी विशेष घटनाक्रम का अध्ययन करता है। अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं रहता है। वह घटनाओं का स्वाभाविक एवं वास्तविक रूप में अध्ययन करने का प्रयास करता है। इस अवलोकन में किसी भी प्रकार का बंधन एवं औपचारिकता का ध्यान अध्ययनकर्ता नहीं रखता है। इसमें किसी प्रकार की संरचना एवं उसके नियोजन को भी सुनिश्चित नहीं किया जाता है और इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे जहोदा एवं कुक ने, इसे असंरचित या अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कहा है। गुडेनहैट ने इसी को साधारण अवलोकन कहा है। इसी प्रकार से अनियंत्रित अवलोकन के लिए स्वतंत्र अवलोकन, अनौपचारिक अवलोकन या अनिर्देशित अवलोकन जैसे संज्ञाओं का भी प्रयोग किया गया है। अधिकतर सामाजिक अध्ययनों में अनियंत्रित अवलोकन का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें स्पष्ट करते हुए पीवी यंग ने समझाया है कि अनियंत्रित अवलोकनों में हमें वास्तविक जीवन परिस्थितियों को सूक्ष्म रूप से देखने और समझने का अवसर प्राप्त होता है, जिसमें यथार्थता के यंत्रों के प्रयोग से घटनाओं की शुद्धता को जांच करने का अवसर प्राप्त होता है। गुडेनहैट के अनुसार अनियंत्रित अवलोकनों का प्रचलन अत्यधिक हो रहा है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तियों के पास सामाजिक संबंधों के विषय में उपलब्ध अधिकांश ज्ञान अनियंत्रित अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह अवलोकन सामाजिक घटनाओं को ज्यों का त्यों देखने का प्रयास करता है। आधुनिक समाज में सामग्री संकलन में यह एक प्रमुख पद्धति के रूप में मान्य है। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो अनियंत्रित अवलोकन है उसके तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? नंबर 1, पूर्ण सहभागी या सहभागी अवलोकन, जिसको हम पार्टिसिपेंट या फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। दूसरा अर्ध सहभागी यानी कि क्वाजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और तीसरा असहभागी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें से हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। पूर्ण सहभागी अवलोकन, यह अनियंत्रित अवलोकन का पहला और मुख्य प्रकार है, जिसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का ही एक अंग बनकर उसके प्रत्येक व्यवहार में सक्रिय रूप से भाग लेता है और भाग लेने के दौरान जिन घटनाओं को और प्रक्रियाओं को देखता है, उनको देख करके और उनका आलेखन करता है। समाजशास्त्र में और सामाजिक मानव शास्त्र में, विशेष करके सामाजिक मानव शास्त्र में, ऐसे समुदायों के अध्ययन में जहाँ की भाषा और लोगों की भाषा और अध्ययनकर्ता की भाषा और संस्कृति अलग होने के कारण वहाँ पे प्रश्न पूछा जाना या उनसे उस जवाब को सही तरीके से उनके मंतव्यों को समझ पाना मुश्किल काम था।
ऐसी स्थितियों में सामाजिक मानवशास्त्रियों द्वारा इस पद्धति का खूब प्रयोग किया गया और इसके कई सारे उदाहरण हैं जो अध्ययन मालिनोव्स्की ने किए हैं या रैडक्लिफ ब्राउन ने किए हैं या और अन्य भी बहुत सारे सामाजिक मानवशास्त्रियों ने किए हैं जो अन्य संस्कृतियों में जा कर के बहुत सारे जनजातियों ट्राइब्स के बीच में जा कर के जिनकी संस्कृति भाषा सब कुछ अलग है, जो उनकी भाषा को अंग्रेजी या फ्रेंच या जर्मन नहीं समझते, तो उन वैसे समुदायों में जा कर के ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले उसकी संस्कृति को सीखें, उसकी भाषा को सीखें। उसके लिए वहाँ पे उसको रहना पड़ेगा और जब आप रहते हैं तो रह कर के वहाँ के सभी बातों को, सभी क्रियाओं को, उनकी गतिविधियों में भाग ले करके आप बिना पूछे हुए उनमें आप भाग लेते हैं, सीखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और वैसा ही महसूस करते हैं जैसे दूसरे वहाँ के जो लोग हैं उसी तरीके से आप महसूस करना सीख लेते हैं। और फिर तब आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप कोई प्रश्न पूछें या उनसे जवाब लें, तो आप देख करके और उसमें भागीदार बन करके आप ज़रूरी जो आवश्यक जो तथ्य हैं उस समाज और समुदाय के बारे में उसको आप एकत्रित कर लेते हैं। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विधि रही है। फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक लंबे समय तक चलने वाली विधि होती है, यानी कि आपको भाषाई सीखने के लिए कम से कम 1-2 साल लग जाएगा पूरे तरीके से उसमें पारंगत होने के लिए। तो आप पहले भाषा सीखेंगे और फिर उस दौरान या और उसके बाद जब तक आपको तथ्य संग्रह करने हैं, अवलोकन करने, तब तक आप वहाँ के एक सामान्य सदस्य के रूप में रहते हुए चीज़ों को देखते हैं, करते हैं और उन अनुभवों को लिखते हैं। कि तो इसलिए इसकी परिभाषा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लेते हैं कि अन्य समाजशास्त्रियों ने पूर्ण सहभागी अवलोकन को किस प्रकार से परिभाषित किया है। एम.एच. गोपाल ने कहा है कि यह अवलोकन इस मान्यता पर आधारित है कि किसी घटना की व्याख्या उस समय अधिक विस्तृत एवं विश्वसनीय हो सकती है जबकि अनुसंधानकर्ता उक्त परिस्थिति की गहराई में पहुंच जाता है। और उक्त परिस्थिति की गहराई में पहुंचना सबसे श्रेष्ठतम तरीका है वो यही है कि आप उसका हिस्सा बन जाएं, आप वहाँ पे रहें, जा कर के उसमें भाग लें और उसको ऐसे ही महसूस करें जैसे अन्य सामान्य सदस्य उस समुदाय का उसको महसूस करता है। पी.वी. यंग ने परिभाषित करते हुए से कहा कि सामान्यतया अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता उस समूह के जीवन में ही रहता है तथा भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। लुंडबर्ग के शब्दों में अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के प्रति यथासंभव पूर्णतया संबंध स्थापित करता है तथा उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनेक प्रकार के समूह का अंग बनकर अध्ययन किए जाने वाले समूह के संपर्क में बराबर बना रहता है। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता के लिए आवश्यक नहीं है कि वह स्वयं भी वहाँ की समस्त क्रियाओं में भाग ले, बल्कि वह कोई ऐसी क्रिया का चयन कर सकता है जिससे समूह के व्यवहारों में भी व्यवधान न पड़े और उसका उद्देश्य भी पूर्ण होता रहे। तो समूह के मध्य अवलोकनकर्ता की स्थिति तकरीबन एक जासूस जैसी हो जाती है कि एक ओर तो समूह का अभिन्न अंग बनकर समूह के प्रति समन्वय स्थापित करता है और दूसरी ओर समूह के किसी सीमा तक अपनी दूरी भी बनाए रखता है, क्योंकि वो संस्कृति का वो हिस्सा नहीं है और वहाँ इस उद्देश्य से गया है कि वहाँ से जरूरी तथ्य एकत्रित करे और उनको लिखने के लिए और उनको आलेखित करने के लिए एक तटस्थ रूप से उसके भीतर उसको खुद को तैयार करना पड़ता है ताकि वह एक दूर से एक ऑब्जर्वर की तरह उसको देख करके भाग लेने के बावजूद भी वह एक तटस्थ दर्शक के रूप में घटनाओं का वर्णन कर सके। तो ये सहभागी अवलोकन है और सहभागी अवलोकन
का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके कुछ खूबियाँ हैं कि उससे कुछ फ़ायदे हैं। हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है ये है कि एक प्रत्यक्ष अध्ययन की विधि है, यानी कि आप अपनी आंखों के सामने घटनाओं को घटते हुए देखते हैं। यह एक सरल अध्ययन है, आसानी से किया जा सकता है। हाँ, मतलब आसानी से इस रूप में किया जा सकता है कि आप वहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा टूल्स एंड टेक्निक्स इसके लिए नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक भाषा समझने की बात है, संस्कृति को समझने की बात है, उसका समुदाय के साथ, समुदाय के दैनिक जीवन की क्रियाओं में भाग लेने के लिए समुदाय के द्वारा जो आपका एक्सेप्टेंस है, आपकी स्वीकार्यता है, उसका होना है। तो इस रूप में ये इतना आसान नहीं है कि इसके लिए आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा कि आप उसकी भाषा को सीखें, उसकी संस्कृति को सीखें, समुदाय आपको एक्सेप्ट करे। तो ये सब करने के बाद अगर ये सारी अर्हताएँ आप प्राप्त कर लेते हैं तो ये अध्ययन करना एक आसान कार्य हो जाता है। दूसरा कि इसके द्वारा हम स्वाभाविक नेचुरल रूप से जो घटित हो रही हैं घटनाएं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। ये एक सूक्ष्म अध्ययन इसके द्वारा संभव है कि अवलोकनकर्ता अध्ययन के लिए जो समुदाय है जिसका अध्ययन कर रहा है उसके अधिक से अधिक संपर्क में रहता है और इसके कारण वहाँ की बारीक से बारीक चीज़ों को भी देखता है, समझता है और उनका आलेखन करता है। इसके द्वारा विस्तृत सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, क्योंकि जितनी डिटेल्स सूचनाएं, छोटी से छोटी सूचनाएं भी इसके द्वारा क्योंकि उस समूह का हिस्सा है, दिन रात उसके साथ रह रहा है, तो उनको देख सकता है, कर सकता है और उनको आलेखित कर सकता है। यह जो छठी विशेषता है वह ये कि यह एक अत्यंत ही विश्वसनीय पद्धति है तथ्य एकत्रित करने का, क्योंकि वहाँ पे अधिक से अधिक समय वह गुजारता है उस समुदाय का हिस्सा बन करके और हर चीज़ों को अपनी आंखों के सामने घटित हुए देखता है। इसके द्वारा कुशलता का विकास भी होता है अध्ययनकर्ता में, क्योंकि अध्ययनकर्ता को उस समुदाय में जा करके उसका एक पूर्ण रूप से सदस्य बन करके तथ्यों को एकत्रित करना होता है। तो उसके लिए बहुत सारे जो नए स्किल्स हैं, जो कुशलताएं हैं, जैसे वहाँ की भाषा को सीखना, वहाँ के खेल को सीखना, वहाँ के नृत्य को सीखना, है ना, वहाँ के जीवन के जो क्रियाकलाप है, जैसे आप मान लो शहर से हैं और आप वहाँ पे जाते हैं अध्ययन करने और वहाँ के दैनिक जीवन का जो मुख्य कार्य वह खेती करना है, तो अब वो खेती करना सीखना पड़ेगा उनके साथ। तो इस प्रकार से कई प्रकार की कुशलताओं का निर्माण आपके भीतर होगा। या जैसे मान लीजिए शिकार करने जाते हैं लोग वहाँ के अपनी आजीविका के लिए, आखेटन करते हैं, तो आपको उस आखेटन का हिस्सा बनना पड़ेगा, जंगलों में जानवरों के पीछे दौड़ना ही पड़ेगा, नदियाँ या नाले भी पार करने पड़ेंगे। तो ये उसका हिस्सा बनने के लिए आपको अपने भीतर बहुत सारे गुणों को विकसित करना पड़ेगा। देन जो आठवीं विशेषता ये है कि इसके द्वारा हम संवेगात्मक परिस्थितियों का, यानी कि इमोशनल सिचुएशंस का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं इसके पूर्ण सहभागी अवलोकन के। अब हम इसकी जो कुछ कमियां हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि इसके क्या दोष हैं इस पद्धति के। वो ये है, सबसे पहला तो ये है कि यद्यपि ये कहा जाता है कि इसके लिए समुदाय में पूर्ण सहभागिता जरूरी है, लेकिन चूँकि आपकी पृष्ठभूमि, आपकी संस्कृति, आपकी शिक्षा, आपके एक्सपोज़र, ये सब वहाँ के समुदाय के लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यद्यपि आप हिस्सा जरूर होते हैं समुदाय का, उसको बहुत सारा प्रयत्न करके आप वहाँ की चीज़ों को सीखते हैं, संस्कृति को समझते हैं, उसके क्रियाविधि का क्रियाकलापों का हिस्सा बनते हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर ट्रू सेंस में कहा जाए तो उस समुदाय की पूर्ण सहभागिता किसी के लिए भी संभव नहीं होती है, क्योंकि आपका जो अपना बैकग्राउंड है, आपकी जो अपनी पृष्ठभूमि है, आपकी जो संस्कृति है, वो भी आपके साथ जुड़ी रहती है। तो आप हमेशा कभी भी पूर्ण रूप से उसका हिस्सा किसी समुदाय का, आप दूसरे समुदाय का नहीं बन सकते हैं। और इसलिए वसु ने कहा है कि एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णतया भाग नहीं ले सकता है। फिर
दूसरी कमी यह है कि आप जैसे ही समुदाय का हिस्सा बनते हैं तो कहीं न कहीं आप समुदाय के व्यवहार को भी परिवर्तित करते हैं, उसको भी प्रभावित करते हैं, है ना? क्योंकि कभी-कभी वो संपूर्ण में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेता है, जैसे किसी समिति का सदस्य बन जाना, अध्यक्ष बन जाना, या पंचायत का हिस्सा, या सरपंच बन जाना, या पंच बन जाना, और कुछ भूमिकाएँ निभाने लगता है। और उसके होने से और उसकी पृष्ठभूमि और उसके ज्ञान और उसकी समझ के कारण, वो अपनी भूमिकाओं में आने के कारण वहाँ के जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर देता है। वो परिवर्तन जो उसके न होने के कारण नहीं हुए होते, तो इस दृष्टि से भी मतलब ये एक कमी है कि इससे समूह के व्यवहार में परिवर्तन होता है। या यह भी हो सकता है कि जब आप समुदाय का हिस्सा बन गए, लेकिन बनने के बावजूद भी आप पूर्ण रूप से जो वहाँ के लोग हैं उसको पूरी तरीके से कभी भी आपको उन्होंने नहीं अपनाया, अपना हिस्सा नहीं माना। तो इस दृष्टि से भी आपके वहाँ होने से हो सकता है कि जो वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं वो उस तरीके से नहीं हों जिस प्रकार से आपके नहीं होने से होती। तो यानी कि आपके होने से लोगों के व्यवहार प्रभावित हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, और पूर्ण रूप से नेचुरल तरीके से जैसा उनको व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तीसरी कमी यह है कि यह सूचना संकलन का एक बहुत ही नैरो, एक संकीर्ण क्षेत्र है, क्योंकि आप इसको बहुत बड़े व्यापक स्तर में नहीं कर सकते हैं। एक समुदाय यानी किसी एक गांव में, मोहल्ले में, या एक किसी छोटे से क्षेत्र में रह करके आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि बहुत सारे गाँव या बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में जा कर के सूचनाओं को एकत्रित करें। दूसरा, ये जो चौथी कमी है वो ये है कि अवलोकनकर्ता को समूह के व्यक्ति विशेष का स्थान समूह में प्राप्त होता है उसको, तो इससे उनके स्वाभाविक व्यवहार में अंतर आ जाता है तथा अवलोकनकर्ता का व्यक्तिगत अवलोकन भी उससे प्रभावित हो जाता है। तो इससे एक पर्सनल जो इन्फ्लुएंस है वह आपके अध्ययन को प्रभावित करता है। तो व्यक्तिगत प्रभाव ये चौथी कमी है इस पद्धति की, और इस कारण से वस्तुनिष्ठता का अभाव भी अध्ययन में हो सकता है। इसे हम पांचवी कमी के रूप में जानेंगे कि जब अध्ययनकर्ता समूह के प्रति घनिष्ठता या सहानुभूति विकसित करने लग जाता है क्योंकि उसका हिस्सा होता है, तो उसका अवलोकित सदस्यों के प्रति झुकाव पक्षपातपूर्ण हो जाता है, और इसलिए हो सकता है कि वो घटनाओं का निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन और वर्णन न कर पाए। देन जो सिक्स्थ जो कमी है वो ये है कि सामान्य तथ्यों की अवहेलना इस पद्धति के द्वारा हो सकती है, क्योंकि सामान्य तथ्य जो एक अपरिचित व्यक्ति की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हें सहभागी अवलोकनकर्ता उस समूह का या समुदाय का सदस्य होने के नाते उसे सामान्य बात मानकर छोड़ दे। तो इस कारण अनेक ऐसे तथ्यों की अवहेलना इस अध्ययन में हो सकती है। देन एक बहुत ही एक प्रैक्टिकल जो कमी है वो ये है कि आलेखन के समय डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम आती है इस अध्ययन में, कि अध्ययनकर्ता ठीक है समूह का भागीदार है, उसमें भाग लेता है, हर गतिविधि में सम्मिलित होता है, लेकिन उस घटना का हूबहू, क्योंकि दिन भर से घटित होने वाली घटनाएं हैं, क्योंकि और वहाँ के जीवन के क्रियाओं में भी हिस्सा ले रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वो कॉपी पेन लेकर के या रिकॉर्डर लेकर के वहाँ मौजूद हो और उनको रिकॉर्ड करता रहे, क्योंकि रिकॉर्ड करने के समय दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, रिकॉर्डिंग भी और गतिविधियों में भाग लेना भी। तो निश्चित रूप से उसको कुछ कंपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए वो गतिविधियों में भाग लेगा और कुछ समय, थोड़े समय खास करके रात में या कभी जब सोने आ रहा है या अपने पास से अपने घर में या कमरे में आ रहा है, तो तब जब समुदाय से एक तरीके से अलग होकर के फिर वो उसको रिकॉर्डिंग करता है, आलेखन करता है। तो जो समय प्राप्त होता है उसको लिखने के लिए, वो पूरे दिन भर की घटनाओं का हूबहू वर्णन करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राप्त हो, या अगर हो भी तो पूरी घटी हुई घटनाओं का पूरा वर्णन करना भी उसके लिए संभव नहीं है। तो एथलेटिकली वो चुनता है, कुछ चीज़ों को लिखता है, कुछ चीज़ों को छोड़ देता है। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी जो सूचनाएं हैं वो लिखने में आने से रह जाती हैं।
फिर सामंजस्य में कठिनाई आ सकती है इस अध्ययन में, क्योंकि सहभागी अवलोकन में शोधकर्ता के साथ एक ही साथ वो दो भूमिकाएं करता है। क्या? एक, वो अध्ययन के समूह के सदस्य के रूप में भूमिका निभाता है, और दूसरा अवलोकनकर्ता के रूप में, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में, एक अध्ययनकर्ता के रूप में भूमिका निभाता है। तो एक ओर तो उसे बाह्य और निष्पक्ष रहकर समूह के सदस्य के रूप में सक्रिय कर्तव्य को निभाना है, और दूसरी तरफ अवलोकनकर्ता के रूप में सफलता प्राप्त करने का प्रयास भी करते रहना पड़ता है। और इस प्रकार से उसकी जो स्थिति है, उसकी जो भूमिका है, वो थोड़ी सी संदेहास्पद हो जाती है, क्योंकि दोहरी भूमिकाएं उसको निभाना है और उसमें संतुलन बनाना जो है एक मुश्किल कार्य है। फिर एक जो अगली कमी है वो ये है कि ये एक खर्चीली विधि है, और खर्चीली इस रूप में है क्योंकि इसको करने के लिए समय भी अधिक चाहिए और श्रम भी अधिक चाहिए, क्योंकि आपको एक लंबे समय तक समुदाय में रहना पड़ता है, और उसके लिए आपका जो वास्तविक जीवन है उससे आपको दूर होना पड़ता है एक लंबे समय के लिए। तो इस दृष्टि से यह एक थोड़ा सा मुश्किल और कठिन कार्य है, सहभागी अवलोकनकर्ता के रूप में अध्ययन करना। तो ये हुआ, अभी जो हमने समझा वो ये था कि जो पूर्ण सहभागी अवलोकन है या जो फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, और उसकी क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। अब हम बात करते हैं अर्ध सहभागी अवलोकन के बारे में। जो अर्ध सहभागी अवलोकन है ये एक मॉडिफिकेशन है उसका पूर्ण सहभागी अवलोकन का, क्योंकि एक्चुअली कई बार बहुत सारे अध्ययनकर्ताओं के लिए संभव नहीं होता कि वो लंबे समय तक समुदाय का सदस्य बन करके और उसका अध्ययन करें। तो इसके अंतर्गत वो क्या करता है कि वो समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से, या कभी कोई जो घटना जिस चीज़ का अध्ययन कर रहा है और क्योंकि वो साल भर होने वाली घटना नहीं है, सब किसी अवसर पर वो घटनाएं होती हैं, तो केवल उन घटनाओं के अध्ययन करने के लिए कुछ समय के लिए रेगुलर इंटरवल पे जब जब वो घटनाएं घटती हैं तब वो समुदाय का हिस्सा बन जाता है, समुदाय में रहता है और फिर अपनी चीज़ों का अध्ययन करता है। तो वो लगातार पूरे समय तक, एक लंबे समय तक समुदाय का सदस्य नहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप अध्ययन करते हैं तो उसको आप अर्ध सहभागी अवलोकन कहते हैं, क्योंकि वो पूर्ण सहभागिता नहीं करता है हर समय के लिए। तो इस विधि के अंतर्गत अवलोकनकर्ता अध्ययन की आवश्यकताओं तथा घटनाओं और परिस्थितियों के अनुसार कभी सहयोगी बनता है तो कभी कभी उसे असहयोगी बनना पड़ता है, यानी कि उसे अलग होना पड़ता है ताकि उसका अध्ययन अधिक सफल बन सके। तीसरा प्रकार है असहभागी अवलोकन, जिसको कहते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें जब अनुसंधानकर्ता तटस्थ भाव से समूह के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, यानी कि तटस्थ का कहने का मतलब है कि वो समुदाय का हिस्सा नहीं बनता, एक दूरी बना करके, एक निश्चित दूरी बना करके बाहरी व्यक्ति के रूप में वहाँ जाता है और वहाँ के क्रियाकलापों को घटित होते हुए देखता है, उनका हिस्सा नहीं बनता है ना। तो अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के मध्य उपस्थित रहते हुए भी उनके क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता है, और जब तथ्य एकत्रित करता है तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा, तो उसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। वह अध्ययन समूह का सदस्य नहीं होता है, वह केवल अपरिचित दर्शक मात्र रहता है। कभी कभी विभिन्न प्रकार की जानकारी अवलोकित समूह को पूर्व सूचित किए बिना ही अवलोकनकर्ता को प्राप्त हो जाती है, जैसे किसी विवाह, उत्सव आदि के अवसर पर भिन्न अतिथियों के बीच बैठकर आप सूचनाएं एकत्रित कर लेते हैं। तो इस प्रकार असहभागी अवलोकन किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना किन्हीं विशिष्ट सामाजिक स्थितियों का अवलोकन है। असहभागी अवलोकन के भी कुछ गुण हैं, जैसे कि इसके द्वारा हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर सकते हैं, इसकी विश्वसनीयता होती है, इसके द्वारा निष्पक्ष अध्ययन कर सकते हैं, और यह फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तुलना में या क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तुलना में एक कम खर्चीली विधि है, क्योंकि कम समय लगता है इसको करने में। और तो इससे कुछ गुण हैं, और इसके कुछ जो है अवगुण भी हैं। और वो गुण कौन से हैं कि
एक विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन कार्य है। गुड एंड हैट ने कहा है कि जैसा कि विद्यार्थी समझ सकते हैं कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है, हमारे पास सदस्यों के लिए मतलब शोधकर्ताओं के लिए कोई निश्चित संबंधों या भूमिका प्रतिमान के माप नहीं है, जो हमेशा विद्यमान तो होते हैं परंतु कभी भाग नहीं लेते हैं। और शोधकर्ता और अध्ययन समूह के सदस्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। तो इस असहभागी अवलोकन विधि में सबसे प्रमुख दोष और सीमा है, शोधकर्ता किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति से प्रभाव अवश्य डाल देता है या डालता है, न चाहते हुए भी प्रभावित कर देता है। तो जैसे विशुद्ध सहभागिता संभव नहीं है, उसी प्रकार से विशुद्ध असहभागिता भी संभव नहीं है। फिर इसके अलावा व्यक्तिपरकता या आर्टिफिशियल व्यवहार, कृत्रिम व्यवहार या झूठा व्यवहार की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है इस अध्ययन में। यह कोई सार्वभौमिक विधि नहीं है और बहुत ही गहन अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि आप समुदाय के सदस्य नहीं हैं और जो समुदाय जिसका अध्ययन करते हैं वो आपके लिए बाहरी है, अलग समुदाय है, तो आपको केवल सतही ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। और यह एक अस्वाभाविक विधि है, क्योंकि अध्ययनकर्ता कृत्रिम व्यवहार करता है तथा अपनी स्वाभाविकता को छिपा लेता है। तो ये कुछ कमियां हैं असहभागी अवलोकन की। तो हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। असहभागी अवलोकन, अर्धसहभागी अवलोकन और सहभागी अवलोकन, जो कि अनियंत्रित व्यक्तिगत अवलोकन का हिस्सा है, इसके बारे में हमने विस्तार से समझा और जाना। आई होप कि ये जो लेक्चर है आप सबके लिए कुछ उपयोगी होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा अनियंत्रित अवलोकन के बारे में नियंत्रित अवलोकन के बारे में, जिसको आप कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।